बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स के ऊपर। नाउ HTML के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फॉर्म्स को थोड़ा सा हमने कम जिक्र किया हुआ है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम HTML फॉर्म्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि हाउ वी क्रिएट HTML फॉर्म्स। उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्म को सेल्फ यूज़ किया है कैसे करें हम, एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स क्या हैं, फॉर्म के टाइप्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगेन आई विल बी यूजिंग W3 स्कूल्स एज ए रेफरेंस नोट्स मटेरियल। तो ये वेबसाइट ज़बरदस्त वेबसाइट है, आपके पास ऑलरेडी इसका रेफरेंस होगा, तो डू यूज़ दिस वेबसाइट। और सारे नोट्स इसी के मैं बेसिकली रेफर करते हुए आपको एग्जांपल्स के साथ आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज़ HTML फॉर्म्स और उसकी बेसिक एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, मेरा नाम डॉक्टर इस्हान भट्टी है। लेट्स बिगिन। तो HTML फॉर्म्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए फॉर यूज़र इनपुट डेटा। ठीक है, जहाँ कहीं भी मुझे वेब पेज के अंदर यूज़र से डेटा रीड कराना है, डेटा लेना है, तो मुझे HTML फॉर्म्स की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चाहे वो नेम लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, ईमेल लेना है, लॉगिन पासवर्ड आईडी वगैरह लेनी है, जो भी आप बेसिकली अभी अगेन आपने हमें इन्फॉर्मेशन यूज़र से जब मुझे रिसीव करनी है तो उसके लिए हमें फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हम HTML के बाकी टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे पैराग्राफ वगैरह या टेबल हो गई, तो वो डिस्प्ले का एक एलिमेंट है। लेकिन जब यूज़र से मुझे इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें फिर फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फॉर्म्स के लिए हम HTML के फॉर्म्स बनाते हैं। सो टिपिकल एग्जाम्पल वुड बी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नेम, तो मुझे यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट नेम लिखना है अपना। ठीक है जी, तो ये मेरे पास मेरा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम सबमिट करेंगे तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा। नाउ हाउ डू फॉर्म्स वर्क? फॉर्म्स के दो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये कि हम सिंपल फॉर्म बना के यूजर से इनपुट लें, फिर उसमें सबमिट बटन होता है, क्योंकि इनपुट लेने के बाद मुझे उस डेटा को प्रोसेस भी करना होता है, तो इसीलिए इसमें सबमिट बटन आया था। अब इसका मतलब ये होगा कि जब यूजर वो इनपुट देकर उस बटन पे क्लिक करे तो अब वो डेटा मैं वहां फॉर्म से उठाऊं और उसको कहीं पर भेजूं या उसको कहीं प्रोसेस करूं। ठीक, तो एक यूजर से इनपुट लेना हुआ, एक उस डेटा को प्रोसेस करना हुआ। इस वक्त हम मेजरली फोकस करेंगे कि यूजर को डेटा इनपुट किस तरीके से लिया जाए, कैसे प्रोसेस किया जाए। ठीक है, कैसे यूजर से वैल्यूज रीड करवाई जाए। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट बटन का एक स्पेसिफिक काम है या एक इसका एक एस्पेक्ट है, वो ये है कि भाई जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये जो डेटा हमने एंटर किया है, मुझे सारा का सारा डेटा उठा के हम कहीं भेजेंगे या कहीं से उसको प्रोसेस करेंगे, रीड करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी डेटा को रीड करा के वैलिडेट करके प्रोसेस कर सकते हैं। HTML के थ्रू हम सिर्फ इस डेटा को शो कर रहे होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको टेक्निकली प्रोसेस कर सकते हैं कि क्या यूज़र ने डेटा सही एंटर किया है, नहीं किया, पासवर्ड सही दिया नहीं दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर सही हैं कि नहीं है, XYZ। सेकंड पे जब हम सबमिट में क्लिक करें तो हम इसको डेटा को सर्वर पे भेजने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म है, तो हम पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक करते हैं कि यूज़र ने यूज़र नेम पासवर्ड सही दिया है, पासवर्ड का लेंथ अगर 8 कैरेक्टर्स है तो 8 कैरेक्टर्स ने एंटर किए नहीं किए, वगैरह वगैरह। फिर जब ओके हो गया तो वहां से फिर डेटा सर्वर के पास जाएगा, वो उसको प्रोसेस करेगा। तो बेसिक इसके दो ही एस्पेक्ट्स रहते हैं, यूजर से डेटा इनपुट लेना और फिर प्रोसेस करके उसको सर्वर पे भेजना। ठीक है, तो सर्वर पे भेजने वाला काम अलग से है, PHP के ऊपर हमने काफी इस पे बात की हुई है कि भी रीड द यूजर डेटा, उसको प्रोसेस करने के लिए मैं इसके एग्जांपल्स और भी आपको आगे चल के बता दूंगा ताकि होपफुली इट विल बिकम मोर क्लियर। तो अभी हम फिलहाल फॉर्म क्रिएशन की हद तक बात करते हैं ज्यादा कि यार हम ये फॉर्म्स कैसे क्रिएट करें और किस तरीके के फॉर्म एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हम क्या क्या होते हैं। तो मेजरली फिलहाल इसके ऊपर में हम सेक्शंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले फॉर्म टैग। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट एन HTML फॉर्म्स आपको सबसे पहले फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे उसको पता चलता है कि ये एक फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद है। देयर कैन बी मल्टीपल फॉर्म्स एज वेल। ठीक, एक वेब पेज के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म भी हो सकते हैं। हर फॉर्म का अपना एक एसोसिएटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो उसी ही फॉर्म का डेटा रीड होगा और वो प्रोसेस हो जाएगा, तो दूसरे फॉर्म के डेटा को चेंज नहीं करेंगे। तो अज्यूमिंगली हम एक फॉर्म बना रहे हैं और उसके अंदर जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट्स होंगी यूजर के हिसाब से, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे यूजर की चाहिए, मैं इस फॉर्म टैग के अंदर रखूंगा। ठीक है, और जो मैं इस फॉर्म के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी एलिमेंट्स के अंदर जो भी डेटा यहाँ पे मौजूद होगा वो सारा का सारा डेटा उठ के हम प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाएगा। फिर वो आगे आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको रीड करा रहे हैं, PHP के थ्रू उस पर रीड करवा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो फिलहाल हम फॉर्म के ऊपर आए तो पहली चीज हमारे पास ये आती है कि फॉर्म है, इट बिहेव्स लाइक अ कंटेनर। तो ये एक कंटेनर के तौर पर है जिसके अंदर आप बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर्म के वो रखते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे उसके एलिमेंट्स हो गए फॉर्म के, वो आपने उस कंटेनर के अंदर बेसिकली रख देने। तो जब आप कंटेनर के अंदर रखेंगे तो ये फॉर्म एक कंटेनर हो गया। अब जब सबमिट पे क्लिक होगा तो कंटेनर के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक साथ आगे प्रोसेस होंगे। तो अगर आप लॉगिन रख रहे हैं तो यूजर नेम एंड पासवर्ड आता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन पेज रख रहे हैं तो उसमें नेम, सरनेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो भी डिटेल्स आप रख रहे हैं, पासवर्ड वगैरह, वो सब उस एक फॉर्म के अंदर आएगा।
मे बी आप यूज़र से उसकी पूरी बायोडाटा ले रहे हैं, CV बना रहे हैं, जो भी डेटा आप उससे रजिस्ट्रेशन वक्त ले रहे होते हैं, मे बी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, तो वो एक एक फॉर्म अलग अलग बनते हैं, वो फॉर्म को पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हमें डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर मैंने पहला फॉर्म टैग बना दिया, बहुत सिंपल सी बात हुई। नेक्स्ट आते हैं इनपुट एलिमेंट के ऊपर। व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय इनपुट एलिमेंट? तो फॉर्म विल डिफाइन अ कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमें एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इनपुट एलिमेंट्स। ये इनपुट एलिमेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के आते हैं। सो वी यूज HTML इनपुट एलिमेंट, जो कि मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी हैं बेसिकली, हम डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन कॉमनली मोस्ट यूजली हम लोग जो है इनपुट के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। वो इनपुट बेसिकली डिफाइन करता है कि दिस इज सम टाइम ऑफ इनपुट। इस इनपुट की फिर हम एट्रीब्यूट्स जाके स्पेसिफाई करके उसको अलग कर देते हैं। तो हम बताते हैं कि भाई मुझे एक इनपुट एलिमेंट है, उसकी टाइप क्या है? टेक्स्ट है। मुझे इनपुट एक एलिमेंट है, उसकी टाइप क्या है? रेडियो बटन है। इनपुट टाइप है उसकी चेक बॉक्स, इनपुट टाइप उसकी सबमिट बटन है, इनपुट टाइप उसकी सादा सी बटन है। ठीक है, बटन और सबमिट में थोड़ा सा फर्क है, मैं दोनों का आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सबमिट टेक्निकली मींस कि ये फॉर्म के डेटा को सबमिट करेगा जावास्क्रिप्ट के पास या PHP सर्वर के पास डेटा को भेजेगा, तो इसका एक बिल्ट इन कोड ऑलरेडी मौजूद है। बटन मींस हो सकता है कि हम इसमें कोई और अपनी कस्टम कोडिंग करना चाहें। मैं फॉर्म कभी सबमिट नहीं कर रहा, मैं सिंपली डेटा को प्रोसेस कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, या इसके ऊपर अपना कोई और फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। तो सबमिट जब हम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके फॉर्म के डेटा को सर्वर पे सबमिट कर देगा। बटन का जो डेटा है वो आप कस्टमाइज करके बता सकते हो कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। इट माइट बी सेम एज सबमिट, इट माइट बी समथिंग डिफरेंट, जो फॉर्म को भी सबमिट नहीं कर रहे, सिर्फ फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहला टाइप टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड क्या है? सिंपल यूजर नेम एंड टेक्स्ट फील्ड आ गई। तो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, हाउ इट सिंटैक्स वर्क्स, इट वर्क्स समथिंग लाइक दिस, कि भाई हमने एक फॉर्म बना दिया। ठीक है, ये फॉर्म बन गया हमारे पास, हमने कहा चलें ठीक। फॉर्म बनाने के बाद हम आ जाते हैं उसके लेवल के ऊपर, लेवल बताया, BR लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड दे दी। ठीक है, अब इसका एक्चुअली हम एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन, ताकि बात थोड़ी सी खुल के और समझ में आ जाए। तो वी ओपन दिस एडिटर। ठीक है, ये HTML का सिंपल सा ट्राई सेल्फ एग्जाम्पल मौजूद है। तो अब इसको थोड़ा सा और वाज़ेह तौर पे हम देख लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि हमने एक HTML पेज बनाया, HTML बॉडी दी, उसके अंदर टैग हेडिंग दे दी H2 करके, जो मेन उसकी हेडिंग आ गई। अब आ जाते हैं हम फॉर्म के ऊपर। ठीक है, ये रहा हमारे पास फॉर्म का एलिमेंट। इस एलिमेंट के थ्रू ये कंटेंट क्रिएट हुआ है। ये तो आपकी हेडिंग आ गई, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ऑब्वियसली यू कैन चेंज दिस, जो भी आपका पेज है, लेआउट वगैरह जिस तरह से भी आप सेट करना चाह रहे हैं। असल चीज हमारे जहन में रखने वाली ये चीजें, इसके अंदर हमने दो चीजें की हैं। एक हमने बनाया लेबल और फिर एक हमने बनाया इनपुट। व्हाट डू वी मीन बाय लेबल एंड इनपुट? लेबल बेसिकली ये नाम लेबल जो आ गया ना, इसको रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज माय लेबल हियर। अब इसको लगाने की जरूरत है भी नहीं भी, आपके ऊपर है। यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि आप लेबल जरूर यूज करें। इसके दो फायदे हैं, स्पेसिफिकली जब हम रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस यूज करते हैं। लेकिन लेबल बेसिकली जो प्राइमरीली इस्तेमाल होता है वो रीड अलाउड के लिए भी इस्तेमाल होता है कि इफ यू वांट योर पेज टू बी रीड अलाउड, जैसे ऑटोमेटिकली आपके पेजेस सिस्टम में आते हैं कि वो पेजेस को रीड करके देते हैं एक्सेसिबिलिटी डिसेबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे लेबल आइडेंटिफाई करता है कि ये लेबल बिलोंग्स टू दिस इनपुट टाइप। ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा उसका मुफीद तरीका हमारे पास काम में आ जाता है कि भाई उसको पता होता है कि ये लेबल है और ये लेबल इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आ जाते हैं आईडी एंड नेम। अब ये दो चीज़ें हैं जो टेक्निकली जावास्क्रिप्ट और PHP या सर्वर के ऊपर जब डेटा जाता है तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ हम बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज मेरे पास एक फील्ड के अंदर एक से ज़्यादा टेक्स्ट फील्ड होंगी। तो नेम भी है, लास्ट नेम भी है, फादर नेम भी है, ईमेल एड्रेस भी है, आपका हाउस एड्रेस भी है, बंगलो एड्रेस भी है, तो बहुत लंबा फॉर्म भी हो सकता है। तो उसके अंदर बहुत सारे इनपुट फील्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये रहा कि यार अगर इतनी सारी इनपुट फील्ड्स हैं तो हमें कैसे पता चले कि किस फील्ड का डेटा प्रोसेस करना है। उसके लिए उसके आईडी और नेम लगाना लाजमी है, या नेम लगा दें, आईडी लगा दें, डिपेंडिंग ऑन हाउ बेसिकली वर्क विद दैट। ठीक है, आईडी यूजुअली फिर हम जावास्क्रिप्ट के साथ ज़्यादातर एसोसिएट कर रहे होते हैं। PHP है तो PHP एफ फादर जो नेम है उसको ज़्यादातर यूज़ कर रही होती है। एंड टू बी ऑन द सेफ साइड दोनों इस्तेमाल की जाती है, दोनों में सेम नेम डाल दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप डाटा को जो है अपने डेटा को वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी प्रोसेस कर रहे हैं और फिर बाद में उसको सर्वर के ऊपर भी भेज रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट यूजुअली नेम आईडी को यूज़ कर रहा होता है, और PHP हो गया फॉर एग्जांपल सर्वर साइड के ऊपर तो वो फिर नेम एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा होता है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये टाइप टेक्स्ट फील्ड आ गई और वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। ये ज़रूरी नहीं कि आप एंटर भी करें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको हटा भी दूँ, ठीक है, एंड आई रन दिस कोड अगेन, तो अब मेरे पास सिंपली जॉन लिखा हुआ नहीं आएगा। दैट्स योर विश, आप अगर देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर दूसरा लेबल दे दिया हमने,
ओके, और फिर लेबल बंद किया, बी आर दिया। फॉर एल नेम का मतलब ये कि ये आईडी एल नेम जो है मैं उसके लिए ये पर्टिकुलर लेबल यूज कर रहा हूँ। तो इसका मेजर मैंने कहा कि एक्सेसिबिलिटी में भी आ जाता है, ब्राउजर को भी पता चलता है कि अच्छा ये लेबल इसके लिए यूज किया हुआ है। यहाँ पे बी आर लगाया हुआ है, अगर आप बी आर नहीं लगाओगे तो बेसिकली आपका कोड उसके सामने आ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू पोजीशन योर कंटेंट, समटाइम्स हम लेबल और उसी के सामने उसका टेक्स्ट फील्ड आ जाता है, और फिर उसके बाद फिर हम एक बी आर यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ ताकि जब मैं यूज करूं तो इन दोनों के दरमियान में स्पेसिंग आए। अगेन अब मैंने सीएसएस नहीं की हुई है, इफ यू वर्क विद द सीएसएस तो फिर आप सीएसएस के थ्रू उसमें पैडिंग एंड मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। सीएसएस के ऊपर मैंने तफसील में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में, आपको डेटा सारा मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्म बन गया, बस दैट्स इट। इट्स सो सिंपल टू क्रिएट। लेबल बना के हम लेबल दे सकते हैं, लेबल नहीं के डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। स्पैन भी यूज किया जाता है फॉर बेटर कंट्रोलिंग एज वेल, और स्पैन के थ्रू फिर हम सीएसएस के जब के अंदर जाके उसके डिजाइनिंग एलिमेंट्स को ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। लेबल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो डिपेंडिंग अगेन सीएसएस अगर आपने की हुई है या नहीं की हुई, तो इसके बाद अगर आप सीएसएस जब करने जाओगे तो यूजिंग सीएसएस आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड बनाने का ऑप्शन। तो नेम फादर नेम हमारे पास चीज क्रिएट हो गई। ओके, उसके बाद आ जाते हैं लेबल के ऊपर। तो लेबल वही चीज है जो डिफाइंस कि आपके टेक्स्ट फील्ड का लेबल क्या है। बाय डिफॉल्ट इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, तो लेबल लगाना समटाइम्स कंपलसरी भी होता है। ये स्क्रीन रीडर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वो ये कह रहा है कि स्क्रीन रीडर रीड्स अलाउड योर टेक्स्ट। अक्सर सिस्टम विंडोज के अंदर भी बिल्ट इन मौजूद एक्सेसिबिलिटी फीचर है कि जिस चीज को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो रीड अलाउड करके बताएगा, तो लेबल से पता चलेगा कि भाई वो क्या करना चाह रहा है। सो इस हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एट्रीब्यूट फॉर जो लेबल है वो आईडी को उठाता है और स्पेसिफाई करेगा कि ये जो लेबल है मैंने किस इनपुट टैग के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अगेन बहुत सारे लेबल हो सकते हैं तो वो सीक्वेंस आउट हो सकती है। जब रीडिंग करना बैठेगा तो इट कैन क्रिएट ए कंफ्यूजिंग एलिमेंट फॉर द रीड अलाउड सिस्टम। तो फॉर विल आइडेंटिफाई क्योंकि ये जो लेबल है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के लिए मौजूद है। तो सिंपल सम थोड़ा सा रूल फॉलो करते हैं, बिकम्स इजी विद दैट। उसके बाद हमारे पास रेडियो बटन आ जाते हैं। रेडियो बटन बेसिकली इनपुट टाइप में हम रेडियो स्पेसिफाई करते हैं, इट क्रिएट्स दिस टाइप ऑफ रेडियो बटन्स। इसके अंदर भी वही हमने फॉर्म टैग्स यूज किया, फॉर्म के अंदर मैंने फिर इनपुट टाइप रेडियो कर दी, आईडी एचटीएमएल कर दी, ठीक है, नेम इसका फेवरेट लैंग्वेज कर दिया। अब यहाँ पे दोनों चीजें मुख्तलिफ कर दी, यू कैन डू दैट। अगेन मैंने कहा कि ये यूजली जावास्क्रिप्ट इंटरनली हम यूज कर रहे होते हैं, ये सर्वर साइड पे यूज कर रहा होता है, तो सर्वर साइड इसको उठा सकता है कि क्या चीज आ रही है। सर्वर साइड पे यूजली हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पे नोट करना कि दोनों इनपुट्स तीनों इनपुट्स का हमने नेम फेवरेट वो कर दिया है लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज फेवरेट लैंग्वेज फेवरेट लैंग्वेज, और फिर उस फेवरेट लैंग्वेज की वैल्यू को रिटर्न करेंगे कि जिनमें से जो भी एक सेलेक्टेड था गेट सेलेक्टेड और उसकी जो भी वैल्यू थी वो आप हमें रिटर्न कर दो। तो वैल्यू एचटीएमएल आ गई, वैल्यू सीएसएस आ गई, वैल्यू जावास्क्रिप्ट आ गई, लेबल लगा दिया कि भाई ये लेबल जो है हमारे पास सीएसएस का आया। इसका दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि आप नेम के ऊपर भी क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा। तो जो मैंने कहा कि लेबल का दूसरा एडवांटेज है वो ये आता है रेडियो बटन्स के अंदर, उसमें ये कि मुझे अब इस सिंपल नेम पे भी क्लिक करूंगा तो ये चीज सेलेक्ट हो जाएगी। ये अगर ये लेबल नहीं लगाऊंगा तो मुझे एनी हाउ इस सर्किल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा इनेबल करने के लिए। लेकिन लेबल लगाने से एक्चुअली ये चीज भी एडवांटेज मिलती है कि मैं नेम के ऊपर भी क्लिक करता हूं तो सिलेक्शन आसान हो जाती है। अब रेडियो बटन बेसिकली क्या है? रेडियो बटन, दीज आर रेडियो बटन ऑप्शंस। व्हेन यू क्रिएट एन इनपुट टाइप रेडियो बटन्स बेसिकली दे बिकम अ ग्रुप, इनमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नेम। तब इसका भी नेम सेम हुआ, इसका नेम भी सेम हुआ, इसका नेम भी सेम हुआ। अब मैं फिर प्रोसेस जब करूंगा तो आई विल चेक के फेवरेट लैंग्वेज में से मुझे कौन सी सेलेक्टेड वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो जो चीज सेलेक्टेड होगी उसी की ही वैल्यू हमें रिटर्न होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म के अंदर हमने रेडियो बटन बनाया। इसी तरीके से चेक बॉक्सेस आ गए। चेक बॉक्स बेसिकली इस तरह के हमारे पास चेक बॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। इन चेक बॉक्स को फिर हम सेम तरीके से क्रिएट करते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स दे दिया, आईडी व्हीकल 1 कर दी, व्हीकल 1 कर दी, एंड वैल्यू बाइक 1 दे दी। अब यहाँ पे व्हीकल 2 कर दिया, आईडी चेंज कर दी। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में फर्क ये कि रेडियो बटन बेसिकली कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल अलाउड नहीं होता। वेयर इज इन चेक बॉक्स यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल एज वेल। इसीलिए रेडियो बटन में नेम जो होगा हमने सबके सेम रखे हैं, ठीक, लेकिन चेक बॉक्स के अंदर सबके नेम हमें फिर अलग अलग रखने, क्योंकि हो सकता है कि ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड हो सकता है ये वाला भी सेलेक्टेड हो सकता है ये वाला भी सेलेक्टेड हो। तो तीनों की वैल्यूज हमें इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली चाहिए होती। तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स को रीड करते हैं कि भाई चेक बॉक्स किस किस की वैल्यू हमारे पास चेक आ रही है, तो वो सारे हमारे पास पैरामीटर्स रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस विल बेसिकली मींस क्रिएटिंग अ चेक बॉक्स। फाइनली आते हैं सबमिट बटन के ऊपर। अब सबमिट बटन के बारे में थोड़ा सा हम पहले बात कर चुके थे। सबमिट बटन क्या करेगा कि जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो डेटा को सर्वर पर सेंड करता है। ठीक है, अब सर्वर पे सेंड करने का मतलब ये कि जैसे मैं इस पे सबमिट करूंगा तो दिस कैन बी लॉगिन इन्फॉर्मेशन और माय रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सेव माय डेटा और अपडेट माय डेटा और डिलीट माय डेटा, व्हाटएवर यू वांट टू डू।
उसके लिए बेसिकली फिर हम सबमिट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर बिल्ट इन ये चीज़ मौजूद है कि जब सबमिट पे क्लिक होगा तो डेटा आपका सबमिट हो जाएगा सर्वर के पास, ठीक है। जो अभी यहाँ पे सर्वर का हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ गया कि सर्वर हैज प्रोसेस योर इनपुट एंड रिटर्न दिस आंसर ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अभी ये सर्वर की प्रोसेसिंग का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं सर्वर के ऊपर नहीं जा रहा, मैंने कहा ये PHP के ऊपर है, इसके ऊपर तफसील से हमने ऑलरेडी बातें की हुई है, ट्यूटोरियल्स मेरे पास आई थिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं कि यार हाउ डू वी यूज PHP टू प्रोसेस द फॉर्म डेटा। लेकिन इनपुट में सबमिट सिंपली लिखते हैं, वैल्यू उसकी बटन दे दिया कि यार सबमिट। अब ये सबमिट की जगह पे मैं कुछ और नेम भी लिख सकता हूँ, लॉगिन भी लिख सकता हूँ वगैरह वगैरह। दिस वुड बेसिकली मीन कि जैसे यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली डेटा मेरा सर्वर पे जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि कौन से सर्वर पे, कहाँ पे सर्वर पे, किस फाइल पे डेटा जाएगा, तो वो हमें पता चलता है फॉर्म की एक एट्रीब्यूट एक्शन से, ठीक। फॉर्म के आगे अब हमने एक एट्रीब्यूट नया लगाया हुआ है एक्शन का। दिस एक्शन बेसिकली मीन्स कि जब यूजर सबमिट करे तो ये सारा डेटा उठाओ और इस डेटा को आप भेज दो इस action.php पेज के ऊपर, ठीक है। अब PHP पेज के अंदर ये डेटा सारा सेंड कर दो, ये कहलाता है फॉर्म का एक्शन व्हेन वी डिफॉल्ट सबमिट बटन को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप डिफॉल्ट सबमिट बटन को इस्तेमाल करोगे तो ये जो सबमिट बटन के साथ एक्शन ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा को भेज देगा सर्वर के पास, ठीक है। बस अब यहाँ पे ये हुआ हमारा सर्वर PHP पेज। अब वो पेज का नेम कोई भी हो सकता है। अब उस पेज के अंदर आप किसी भी तरीके से डेटा को प्रोसेस करा सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं। आप उस डेटा को रीड कर रहे हैं, फिर उसको वैलिडेट करना है, फिर उसको डेटाबेस में से चेक करेंगे लॉगिन करके, डेटाबेस में चेक करेंगे लॉगिन डिटेल्स उसकी कि यूजर नेम पासवर्ड सही है नहीं है वगैरह वगैरह, और फिर हम उसको फिर आगे रीडायरेक्ट करेंगे वट एवर प्रोसेस वी वांट टू डू विद दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो एक्शन पेज आ जाता है। दिस कैन बी एनी पेज, PHP हो सकता है या आप ASP पे काम कर रहे हैं तो ASP का पेज हो सकता है। ये इटसेल्फ जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को भी ऊपर हम कॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू बेसिकली वांट टू डू। आगे बढ़ते हुए नेम एट्रीब्यूट्स फॉर इनपुट, तो अभी हम यहाँ पर आ गए लेबल फॉर नेम, ठीक है। नोटिस दैट ईच इनपुट मस्ट हैव नेम, हर इनपुट को हम नेम देना लाजमी है ताकि जब सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाए तो उसको पता हो कि ये किस एट्रीब्यूट का डेटा हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। इफ नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल, तो अगर आपने नाम हटा दिया तो भाई आपकी डेटा कहीं जाएगा ही नहीं सर्वर के पास, क्योंकि सर्वर के पास उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस नाम से क्या डेटा भेजना है, ठीक है। जब हम डेटा सर्वर को भेजते हैं ना यहाँ पे, तो बेसिकली डेटा इज सेंट इन फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव एरे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमने चीज पढ़ी हुई है एसोसिएटिव एरे की। एसोसिएटिव एरे बेसिकली रिप्रेजेंट्स डेटा इन फॉर्म ऑफ की एंड एलिमेंट, तो एक की बन जाती है, एक उसका एलिमेंट या उसकी वैल्यू बन जाती है कि ये की है ये वैल्यू है। नेम, तो नेम के आगे जो चीज लिखी है, फादर नेम तो फादर नेम के आगे जो चीज, तो ये बेसिकली की बन जाता है नेम, ठीक है। ये हो गई की और ये उसकी वैल्यू, ये हो गई की, ये उसकी वैल्यू, ये एज एसोसिएटिव एरे पास होता है सर्वर को, ठीक है। एन एरे फॉर्म इन अदर वर्ड्स, तो ये जीरो इंडेक्स का अगर आप चेक करो ना, लेकिन एसोसिएटिव एरे बेसिकली हम टिपिकली इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर्वर के ऊपर पर डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड्स के तहत हम डेटा को रीड कर रहे होते हैं। तो इसीलिए नेम देना लास्ट में, अगर नेम नहीं देंगे ना तो डेटा की और वैल्यू का पैरामीटर मैच नहीं होगा, दोनों मैच नहीं होंगे, मैच क्या बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि की है ही नहीं तो वैल्यू किसके साथ एसोसिएट करूं। तो कोई बंदा होगा तो उसका नाम रखा जाएगा ना, तो बंदा ही बच्चा ही पैदा नहीं हुआ तो नाम हम किसका रखें, तो जब तक बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम आएगा, राइट। तो यू नीड अ फिजिकल एंटिटी फॉर अ नेम टू बी असाइन टू इट। सेम थिंग यहाँ पर है, तो जो हमारे पास ये वैल्यू है उस वैल्यू के लिए ये नेम होना लाजमी है, दोनों चीजें होंगी तो डेटा सर्वर के पास होगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे वो ये चीज कह रहा है कि यार नेम देना हमारे पास लाजमी है। इसी तरह से देयर आर मल्टीपल अदर एक्सरसाइजेस दैट यू कैन कैरी। तो यहाँ तक फॉर्म्स का ये बेसिक था, इंट्रोडक्शन के कुछ बेसिक इनपुट टाइप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए वी हैव फॉर्म एट्रीब्यूट्स, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं। What do we basically mean by form attributes? तो attributes usually हम associate करते हैं फॉर्म के अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की थी एक्शन की, कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो एट्रीब्यूट जो होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक एक्शन का एट्रीब्यूट कहलाता है, मींस कि जब सबमिट पे क्लिक हो तो उसके नतीजे में क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो क्या एक्शन, वो बेसिकली एक मखसूस पेज का नाम होता है कि यार इस पेज पे जाके तुमने डेटा को भेजना है। वो पेज कहाँ पे होगा, वो पेज सर्वर पे कहीं पड़ा होगा, तो हमने यहाँ पे सर्वर का यूआरएल बेसिकली पाथ दे दिया कि यार सर्वर पे ये action.php एक फाइल है, उसको आपने प्रोसेस करना है, ठीक है। तो जब सबमिट पे क्लिक होगा तो ये हो गया। तो अब ये जो चीज हमने बताई इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, फॉर्म का एट्रीब्यूट। इवन फॉर नेम ये भी एट्रीब्यूट हो गया, इनपुट टाइप ये भी एट्रीब्यूट है, आईडी भी एक एट्रीब्यूट हो गई HTML के अंदर, नेम भी एट्रीब्यूट हो गया, वैल्यू भी हमारे पास एट्रीब्यूट में आ गई, ठीक है। तो टारगेट एट्रीब्यूट्स में हम और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं एक्शन के तौर पे कि अंडरस्कोर ब्लैंक
ठीक है, एक टारगेट एट्रीब्यूट आ जाता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो ब्लैंक का मतलब ये कि न्यू पेज पे लिंक हो। तो फॉर एग्जांपल जब हम एंकर टैग यूज करते हैं तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को कॉमनली यूज कर रहे होते हैं कि जो मैं लिंक है वो मेरे ब्लैंक पेज मतलब एक न्यू विंडो में ओपन हो, सेल्फ में इसी विंडो के अंदर ओपन हो, पेरेंट फ्रेम के अंदर ओपन हो, टॉप पे द रिस्पॉन्स डिस्प्ले द फुल बॉडी ऑफ द विंडो के जो भाई पूरी बॉडी के टॉप पे दिखाए वगैरह वगैरह, या फाइल नेम दे दूं तो मेरे फाइल नेम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसने बताया कि भाई हम टारगेट जो है फॉर्म के साथ भी यूज कर रहे हैं। अगेन ये टारगेट हमने कॉमनली एट्रीब्यूट एंकर टैग के साथ एज एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया हुआ है कि पेज को न्यू विंडो में ओपन करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे भी इसने दिया हुआ है कि हेयर सबमिट द रिजल्ट विल ओपन इन अ न्यू ब्राउजर टैब। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक नया ब्राउजर का टैब ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर ये काम होगा। बाय डिफॉल्ट सेल्फ पे होता है, तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ है, सेम विंडो के अंदर ही काम आपका हो रहा होता है। तो लॉगिन जब हम करते हैं तो क्लिक किया तो सेम पेज आपका अपडेट हो जाता है। बट समटाइम्स यू वांटेड टू ओपन इन अ न्यू पेज, तो फिर हम टारगेट ब्लैंक करके न्यू कर लेते हैं। इसी तरीके से मेथड एक है और एट्रीब्यूट आ गया फॉर्म का। ये भी बड़ा कमाल का है और बहुत काम का है। एक्शन था कि कहां पे डेटा भेजना है, मेथड किस तरीके से डेटा भेजना है। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने यूज किया था ये था एक्शन। एक्शन बताएगा कि भाई जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो मुझे सर्वर की तो है, लेकिन सर्वर पे भी लाखों फाइल हो सकती हैं, तो किस फाइल को ये डेटा भेजना है कि वो फाइल इस मखसूस डेटा को रीड करे ताकि कहीं इधर उधर मेरा डेटा ना जाए। ठीक है, तो एक्शन से हम बताते हैं कि सर्वर पे ये फाइल है, सिर्फ इसी फाइल में ये डेटा भेजना है और इधर उधर कहीं नहीं भेजना मेरे भाई। ठीक है, हो सकता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, कहीं इधर उधर किसी और फाइल में चली गई तो ये फाइल डिफाइन करेगा कि व्हेनेवर आई क्लिक सबमिट इट विल इंश्योर कि दिस फाइल विल ऑलवेज लोड ऑन योर सर्वर, और वो डेटा को प्रोसेस करेगी। लेकिन किस मेथड के तहत भेजूं, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो कॉमन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, गेट और पोस्ट के नाम से। तो गेट मेथड बेसिकली क्या करेगा कि आपके डेटा को गेट करेगा, और पोस्ट मेथड सेंड करेगा नाम के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो। लेकिन अब 99% दोनों का फंक्शन सेम है, सिर्फ जो वन की मेजर डिफरेंस है अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो गेट मेथड हो गया कि आपने मेथड एट्रीब्यूट दिया गेट करके। पोस्ट बेसिकली हमारे पास पोस्ट मेथड आ गया। यूजुअली गेट यूज होता है डेटा को सर्वर से रिसीव करने के लिए, पोस्ट इस्तेमाल होता है डेटा को सेंड करने के लिए। लेकिन आजकल ये सिनोनियम के तौर पे काम हो रहे हैं, दोनों गेट से भी आप डेटा सेंड कर सकते हो, पोस्ट से भी आप डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। तो आप गेट लिखो पोस्ट लिखो, बेसिकली डेटा सर्वर पे जाएगा और सर्वर से उसी तरीके से रिसीव भी होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, द की डिफरेंस इज कि आपका जो डेटा है वो आप बेसिकली इस्तेमाल होगा आपके इस फॉर्म में, जो डेटा सेंड होता है वो डेटा आपके यूआरएल पे विजिबल हो जाएगा। जब आप गेट मेथड यूज करोगे तो आपका डेटा जो होगा वो बेसिकली यूआरएल के ऊपर विजिबल होगा। आपका फॉर्म का जो नेम होगा वो सब आपके जो यूआरएल होगा यहाँ पे विजिबल होगा, पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो अक्सर आप ईमेल कर रहे हैं या डेटा चेक करेंगे तो यू विल नोट कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका जो यूआरएल है वो चेंज हो जाता है ईमेल एड्रेसेस के अंदर या फॉर्म्स के अंदर, या ऑनलाइन अगर आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली इसकी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट होती रहती है, डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा होता है बिकॉज आपने गेट मेथड यूज किया हुआ है। तो दैट्स वाई समटाइम्स इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि सिक्योर नहीं आपका डेटा पब्लिकली डिस्प्ले हो जाता है। पोस्ट मेथड से डेटा पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होता। फर्क सिर्फ मेजर है इन दोनों का ये है कि व्हेन यू यूज पोस्ट मेथड तो आपका जो डेटा है वो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जब सेंड होता है तो उसके अंदर आपकी यूआरएल के अंदर डेटा सेंड डिस्प्ले नहीं होता। अब दोबारा से एक चीज को फिर क्लियर कर लें, जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरा डेटा सर्वर के पास गया। अब आ जाता है कि सर्वर के पास डेटा गया कैसे, तो दो मेथड है, इनको हम HTTP गेट कहते हैं, HTTP पोस्ट। HTTP प्रोटोकॉल के तहत डेटा को यूआरएल के साथ एम्बेड करके सेंड किया जाता है। ठीक है, जब आप फॉर्म का डेटा सेंड करते हैं तो वो यूआरएल के साथ HTTP प्रोटोकॉल के तहत एम्बेड होकर अटैच होकर यूआरएल के साथ, तो आपका यूआरएल और वो डेटा दोनों अटैच होकर सर्वर पे जाते हैं, सर्वर उसको रिसीव करता है गेट के थ्रू भी पोस्ट के थ्रू भी। गेट के थ्रू जब आप करोगे तो आपका यूआरएल विजिबल हो जाएगा, पूरा का पूरा यूजर को पता चलेगा कि क्या डेटा जा रहा है। पोस्ट के थ्रू डेटा हाइड हो जाता है। ठीक है, सिंपली हमारे पास ऑप्शन ये चीज क्लियर है। उसके बाद दूसरा आ जाता है ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ऑटो कंप्लीट बेसिकली एज यू कैन अंडरस्टैंड नेम एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, आपका डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो नाम जो होगा अगर आपने लिखा हुआ होगा तो इस टाइम ऑटो कंप्लीट को जो है उससे नेम आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा जो नेम हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास डेटा में ऑलरेडी प्रोसेसिंग में मौजूद हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास नो वैलिडेट एट्रीब्यूट एक और ऑप्शन मौजूद है। इसका नो वैलिडेट एट्रीब्यूट इज अ बूलियन एट्रीब्यूट, व्हेन प्रेजेंट इट स्पेसिफाइज दैट द फॉर्म डेटा इनपुट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड।
ठीक है, नो वैलिडेट के मतलब कि डेटा को मैं अभी फिलहाल वैलिडेट नहीं करके भेज रहा, यहां से वैलिडेट नहीं होगा, डेटा चला जाएगा, अब मैं सर्वर के ऊपर रिसीव करके फिर मेरे सर्वर के ऊपर आया ऑप्शन आता है। वैलिडेट से मतलब कि हम पहले चेक लगा के चेक करें कि डेटा सही है कि नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑटो कंप्लीट, डेटा को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करने के लिए आई थिंक यहाँ पे एग्जांपल भी हमने दिया हुआ है, फिल इन द सबमिट फॉर्म देन रीलोड द पेज, स्टार्ट टू फिल द फॉर्म अगेन एंड सी हाउ ऑटो कंप्लीट वर्क्स। तो एक दफा डेटा को फिल करें, सबमिट करें, फिर दोबारा रीलोड करेंगे तो वो रिमेंबर करेगा कि अच्छा लास्ट टाइम क्या डेटा था, तो ऑटो कंप्लीट फीचर जो हमारे पास है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी फर्स्ट टाइम में तो आपको शायद कुछ ना नजर आए, लेकिन जब आप सबमिट करके दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा कि अच्छा लास्ट टाइम आपने क्या भरा था। तो ये बाय डिफॉल्ट इवन अब विंडोज के अंदर का या ब्राउजर्स का भी फीचर है कि ऑटो कंप्लीट फीचर ऑन होता है। समटाइम्स यू कैन टर्न इट ऑफ, लाइक बैंक्स के अंदर, लाइक ईमेल एड्रेसेस के अंदर, पासवर्ड्स के अंदर ये चीजें बाय डिफॉल्ट ऑफ होती हैं ताकि आप ऑटो कंप्लीट ना आए, पासवर्ड खुद ही ना आए, ठीक है। ब्राउजर्स के अपने अलग फीचर्स हो सकते हैं, वो एक अलग चीज होती है। ओके, तो ये हमारे पास 3-4 HTML के की एट्रीब्यूट्स थे फॉर्म के जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स के ऊपर। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट्स की, ठीक है। कुछ हमने एलिमेंट्स अभी देखे थे, इसी तरह से कुछ और भी हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके बारे में पढ़ना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि पता हो कि भाई और कौन कौन से फॉर्म एलिमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो आगे बढ़ते हुए फॉर्म एलिमेंट्स में हमारे पास इनपुट टाइप है जिनके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, इसी तरीके से लेबल है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा देयर आर सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डिटेल लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शंस एंड ऑप्शन ग्रुप्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए इनपुट हमारे पास जो है वो यूज होता है इनपुट के लिए, जिसकी टाइप्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, आगे चल के इसकी तफसील में और इनपुट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। लेबल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किसी भी इनपुट टाइप की लेबल डिफाइन करता है, उसका नेम डिफाइन करता है कि यार इस पर्टिकुलर इनपुट टाइप का हमारे पास नेम क्या होगा, ओके। तो ये दोनों बेसिकली कोरिलेट करके एक साथ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरी जो मेन टाइप थी हमारे पास वो थी सेलेक्ट की, ओके। सेलेक्ट बेसिकली अलाउज यू टू क्रिएट अ लिस्ट इन विच आप इसकी जो है ना सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लेबल दे दिया फॉर कार्ड्स, चूज अ कार्ड, तो सेलेक्ट आईडी, अगेन ये फॉर्म के अंदर ही रहेगा। सेलेक्ट यूज किया इंस्टेड ऑफ इनपुट, तो पहले हमने इनपुट यूज किया था, अब हम सेलेक्ट यूज कर रहे हैं। आईडी इसके अंदर भी आ गई, नेम इसका भी, कार्ड्स आ गया, ठीक है। अगेन ये दोनों चीजें हम बात कर चुके हैं कि देना लाजमी है ताकि सिस्टम को पता चले कि आप कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है, किस चीज की वैल्यू हमारे पास आ रही है। फिर इसके अंदर हम ऑप्शंस का टैब दे देते हैं, ये एक और एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया कि आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप सेलेक्ट करो कि वॉल्वो सेलेक्ट करना है, ऑप्शंस आ गया कि आपने साप करना है, फियाट करना है, ऑडी करना है। तो ये 4 हमने ऑप्शंस के सब टैग्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, इस सेलेक्ट टैग के अंदर। तो नाउ बेसिकली मींस कि इट विल गिव अस ए सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, कि आप कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो चेक बॉक्स था, रेडियो बटन था, ये 2 चीजें हम पहले करके आए थे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया कि जब आपको ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो सेम थिंग, हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने लेबल दे दिया कि भाईजान सेलेक्ट करो आपने क्या चीज करनी है। नोट के यहाँ पे हमने BR अभी नहीं दिया था न्यू लाइन के लिए क्योंकि मैं सामने देना चाह रहा हूँ, टोटली अप टू यू। उसके बाद सेलेक्ट का हमने टैग दिया और ऑप्शंस दे दिए। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस विजिबल नहीं होंगे, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास विजिबल होगा। तो जहां कहीं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए वहां पे हम ऑप्शंस यूज करते हैं, आईडी, कास्ट दे दी, नेम दे दिया। तो इसके अंदर भी हम कोई एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एक चीज हमारे पास सिलेक्शन जो होगी वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो वो वॉल्वो, साप, फियाट, ऑडी, जो भी ऑप्शन आप देना चाहिए या इस तरह की कोई भी वैल्यूज आप रखना चाहें वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वो सेलेक्ट टैग हमारे पास। इसी तरह से ऑप्शंस में आप उसको बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है, यू कैन यूज दैट एज वेल। तो एक एट्रीब्यूट हम और ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं सेलेक्टेड, कि बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, एक इसको कॉपी कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैंने दे दिया वॉल्वो की जगह पे SELECT सेलेक्ट 1, ठीक है। ये चीज के इसमें से कोई सेलेक्ट करो। अब डिफॉल्ट कौन सा सेलेक्टेड होना चाहिए, इफ आई रन दिस तो नाउ सेलेक्ट 1 आ गया। तो इफ आई कम डाउन हियर ये चीजें हमारे पास आ गई। इसकी जो वैल्यू थी वो हम कुछ भी नहीं कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, ताकि अगर कुछ जाए भी तो ये सिस्टम याद है कि भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ये 0 वैल्यू रिटर्न हुई, ये मैंने यूजर ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ। समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपेंस, समटाइम्स यू वांट बाय डिफॉल्ट, तो ये अगर आपको नहीं चाहिए तो ये भी आप हटा देते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये नहीं चाहिए होता है, समटाइम्स मैं कहता हूं कि मेरे पास वॉल्वो है लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन आई रन दिस तो बाय डिफॉल्ट वॉल्वो सेलेक्टेड होगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है तो वही नजर आ रहा है, मैं कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो होगा फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन आई रन दिस तो बाय डिफॉल्ट फियाट सेलेक्टेड होगा, हालांकि ये थर्ड ऑप्शन है,
ठीक है, लेकिन सेलेक्टेड है तो इसका मतलब जब लिस्ट आप ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। तो ये सेलेक्टेड एट्रीब्यूट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस और आ जाते हैं, जैसे कि विजिबल साइज़ का, ठीक है, कि आपकी इसकी साइज़ आप कितनी रखना चाह रहे हैं। मे बी कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो यू कैन इंक्लूड इन सेलेक्ट टैब अ साइज पैरामीटर। तो वापस यहाँ पर आ गया, मैं सेलेक्ट टैग के अंदर गया और यहाँ पे आके हमने लिख दिया साइज इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर, ठीक है, और मैंने कर दिया 5, ठीक है, रन किया तो अब ये 5 साइज में हमारे पास आ गया। व्हाट दिस बेसिकली मीन्स कि 5 एलिमेंट्स मुझे एक वक्त में दिखाओ। अगर मैं इसकी साइज कर देता हूँ 2, ठीक है, रन किया तो अब 2 ऑप्शंस मुझे एट अ टाइम दिखा रहा है। ओके, ऑब्वियसली विड्थ अलग है, आप यू कैन सेट द विड्थ एज वेल अगर आपको ज़्यादा इसमें ऑप्शन देनी है साइज़ वगैरह के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो साइज़ मैटर कर रहा है वो ये कि विजिबिलिटी के हिसाब से एक वक्त में मैं कितने ऑप्शंस आपको दिखाऊं, एंड देन यू कैन यूज़ दिस स्क्रॉल टू चेंज द साइज एज वेल। ओके, लेकिन अगर आपको नहीं दिखाना, आप चाह रहे कि एज ए प्रॉपर ड्रॉप डाउन के तरीके से आया तो आप साइज हम हटा देंगे, तो अब ये प्रॉपर ड्रॉप डाउन के तरीके से आया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन बेसिकली अगेन आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से कभी कभी ये चीज़ आती है कि आप 2 या 3 ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट मुझे नजर आने चाहिए और फिर यूज़र उसमें से सेलेक्ट करेगा क्या बाकी ऑप्शन होने चाहिए। ऑब्वियसली आई कैन यूज़ विड्थ एंड एट्रीब्यूट्स टू कंट्रोल, मैं CSS के थ्रू उसकी और भी कंट्रोलिंग कर सकता हूँ, या सिंपली इस तरीके से अलाउ मल्टीपल सिलेक्शंस, तो आप सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल सिलेक्शंस भी अलाउ कर सकते हैं बाय द वे। उसके लिए भी साइज 4 और मल्टीपल कर सकते हैं हम। तो वापस यहाँ पर आ गए और मैंने इसकी साइज 3 करते हुए MUL मल्टीपल हम यहाँ पे लिख देंगे। तो व्हाट दिस विल बेसिकली मीन्स कि अब आप एक साथ 2 ऑप्शंस को भी कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 2 या 3 ऑप्शन सेलेक्टेड हो जाएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरा एलिमेंट आता है टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया बेसिकली मीन्स कि इस तरीके से टेक्स्ट एक एरिया आ जाएगा जहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस या इन्फॉर्मेशन या मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना चाहें। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड हम लिखते हैं उसमें एक ही चीज़, एक ही लाइन का कोड आता है, लेकिन एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मैसेज लिखना चाह रहे हैं, कोई एरर का है, इश्यूज लिखना चाह रहे हैं, क्यूरी के लिए आप बड़ा फॉर्म देना चाह रहे हैं जहाँ पे यूज़र जो है वो मल्टीपल लाइन्स के साथ कंटेंट दिखाना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर हम जो है टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। नेम आ गया, रोज़ कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या रोज़ के हिसाब से कितने होने चाहिए, कॉलम आप बेसिकली यू कैन कंट्रोल दैट। इफ आई शो यू द एग्जाम्पल ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स इट लोड। तो इस वक्त इसकी हमारे पास इनपुट टाइप रोज 10 30 कॉलम है, तो उस हिसाब से साइज आ रही है। अगर इसको मैं कम करके देख लेते हैं कि यार इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने 4 कर दिया तो सी दिस नाउ एट अ टाइम इट ओनली शोज मी 4 रोज। इसी तरह से अगर मैं इसको 2 कर दूं तो सिर्फ 2 रोज मुझे दिखा रहा है। तो जब मैं इसकी 5 कर दूंगा तो व्हाट बेसिकली मीन्स कि मेरे पास 5 रो आ गई। तो ये रो 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये रो 5 हो गई। फिर अब वो इसी तरह से एक वक्त में मैक्सिमम वो 5 रोज मुझे दिखा रहा है, एंड ऑटोमेटिकली देयर इज अ स्क्रॉल बार हियर, यू कैन स्क्रॉल इट। 30 अगेन इसका मतलब ये कि इसकी ओवरऑल कॉलम की विड्थ जो हमारे पास कितनी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 10 करके रन करता हूँ तो अब ये 10 कैरेक्टर्स के हिसाब से आई थिंक शो कर रहा होगा। ओके, सो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे इस चीज़ की क्लियर हो गई कि भाई ये क्या हो गया। इसी तरीके से यू कैन कंट्रोल द स्टाइल एट्रीब्यूट। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप विड्थ एंड हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे टेक्स्ट एरिया का हो, चाहे आप सेलेक्ट का हो, किसी भी कंपोनेंट का आप विड्थ एंड हाइट जो है CSS का स्टाइल लगा के पिक्सेल्स के हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इफ़ यू गिव दिस वन ट्राई तो नाउ इट शुड गिव अस कि भाई आप उसकी विड्थ एंड हाइट को जो है वो CSS के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। तो हाइट 600 हो गई, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 200 कर देता हूँ और इसको फॉर एग्जांपल हम 400 करके रन करते हैं तो नाउ इट बिकम लार्जर इन टर्म्स ऑफ विड्थ एंड हाइट साइज, ठीक है। तो ये विड्थ एंड हाइट एक अलग चीज़ हो गई और रोज एंड कॉलम में भी हम उसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट। तो ये टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ गया। फिर आ जाता है एक और इनपुट टाइप बटन का, ठीक है। हमने सबमिट बटन तो किया हुआ जो बाय डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे हमने बटन टाइप बना दी, टाइप बटन। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे कस्टम इवेंट खुद से बताना पड़ेगा कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या नतीजा हो। तो सबमिट में बाय डिफॉल्ट ये चीज़ मौजूद है कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट होगा, एक्शन बताएगा कि कहाँ पे सबमिट होगा, मेथड बताएगा कि किस तरीके से सबमिट होगा। तो वो सबमिट के अंदर डिफॉल्ट में ये कोड हमारे पास मौजूद है। हाउएवर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं बटन के अंदर तो बटन में ये चीज़ डिफॉल्ट में नहीं है, हमें बतानी पड़ती है। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ऑन क्लिक का। तो इफ आई ट्राई दिस वन आउट, ठीक है, जैसे यहाँ पे बटन आ गया, क्लिक किया तो एक मैसेज आ गया मेरे पास हेलो वर्ल्ड का। तो ये जावास्क्रिप्ट का हमने यहाँ पे कोड कॉल किया, हेलो अलर्ट मैसेज,
ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ऑन क्लिक कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो उसके नतीजे में ये वाला पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। नाउ टिपिकली व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे हम रिडायरेक्शन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं ताकि वो फिर आगे प्रोसेस करे और फिर जावास्क्रिप्ट से हम रिडायरेक्ट करके सर्वर पे डेटा भेज सकते हैं। हाउएवर यू वो बेसिकली वांट टू प्रोसीड, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, एजेक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इस पे आप इस वक्त क्लिक किया तो एक सिंपल सा अलर्ट मैसेज हमारे पास आ गया कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है। ओके, तो ये हमारे पास बटन का कोड आ गया, सिंपल ऐसे बहुत सैम्पल सा है। आपने बटन बनाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे क्लिक मी का टेक्स्ट आ गया। ठीक है, बटन यहाँ पे क्लोज हुआ और बटन का एंडिंग टैग आ गया। इसके दरमियान में हमने क्लिक मी दे दिया। अब इसकी जगह पे आप कुछ और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आप लिखोगे वो बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे आ जाएगा। इसकी डिजाइनिंग आप CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, आपका बटन क्रिएट होकर आ जाएगा। सो वेन एवर वी नीड अ बटन इन विच वी वांट टू क्रिएट अ कस्टम कंट्रोल, तो बेसिकली उसके लिए हम ये चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए फील्ड सेट बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट इस तरह का एक फील्ड सेट का लुक एंड फील क्रिएट करता है। तो फॉर्म आ गया, फॉर्म एक कंटेनर है लेकिन उसके अंदर एक फील्ड सेट बेसिकली इस तरीके से पर्सनल फील्ड सेट एक लेजेंड के तौर पे, एक एरिया के तौर पे हमारे पास क्रिएट होकर आ जाता है। तो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले कि योर टेक्स्ट फील्ड अपीयर्स, भी हो सकता है एक से ज़्यादा फॉर्म हो, तो उसके लिए फिर हम जो है इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए डेटा को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, लुक्स मोर नाइस। डेटा लिस्ट आ गया जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिखानी है। ठीक है, इनमें जैसे हमने सेलेक्ट किया था वो ड्रॉप डाउन था, लेकिन देयर इज समटाइम्स ऑप्शंस की पूरी लिस्ट आ जाती है, उसमें से आप 1 2 3 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम डेटा जो है वो लिस्ट, डेटा लिस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इनपुट टाइप लिस्ट ब्राउजर आ गया हमने पास। ठीक है, तो ये हमने एक दे दिया आईडी इसकी ब्राउजर्स कर दी और फिर उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दे दिए। लेट मी शो यू व्हाट बेसिकली आई मीन विद दैट। तो ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस डिस्प्ले हो गई। सो फॉर्म, इनपुट टाइप ब्राउजर्स, नेम ब्राउजर्स हमने कर दिया। ये हमारे पास एक ब्राउजर लिस्ट आ गई, इसके अंदर आइटम्स कौन से आने वो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, डेटा लिस्ट बनाई, आईडी ब्राउजर्स कर दी सेम आईडी के नेम के ऊपर कि इसी आईडी जो है वो आपने डिस्प्ले कराना है, दोनों का नेम यहाँ पे हमने मैच किए। फिर ऑप्शंस उसमें दे दिए कि भाई इसमें जो पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायर, ब्ला 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 चीज़ें आ गई। ठीक है, टाइप सबमिट, तो जब मैं सबमिट करूंगा तो जो एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड होगा मेरा, बेसिकली वो चीज़ मेरे पास सेंड हो जाएगी। तो यू कैन क्रिएट अ डेटा लिस्ट इन विच इफ़ यू वांट टू सेंड मल्टीपल आइटम्स, या आप सिंगल आइटम करना चाह रहे हैं, टोटली अप टू यू। इसी तरीके से आउटपुट टैग हमारे पास आ गया। आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म बाय जावास्क्रिप्ट। तो आप फॉर्म एक्शन PHP कर दिया ऑन, और ये उसी के अंदर फिर हमने एक कैलकुलेशन पर क्रिएट करा दी। ठीक है, और फिर इनपुट टाइप रेंज आईडी नेम 50, और आई थिंक इसको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा तो फिर ज़्यादा बेहतर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। खुल जाए सेम डन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ तो उसकी ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन हो रही है। तो थोड़ा सा ये जावास्क्रिप्ट का एक समझो टेक्निकली को कंटेंट आ जाता है जिसमें हम 0 और 100 और प्लस 50, तो यहाँ से हम वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये 50 हो गया, 0 + 50। इसी तरह से मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ, जैसे जो भी चेंज कर रहा हूँ तो जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो रिटर्न हो रही है और वो उसके साथ हम ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है आउटपुट एलिमेंट के तौर पे कि ऑन द रन टाइम आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, कैलकुलेट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट कर रहा है। इसको करने का तरीका क्या था? ठीक है, इसको करने का तरीका सिंपली हमारे पास ये है, ये वाला हमने कोड रखा जो इन दोनों को प्लस कर रहा है, जावास्क्रिप्ट का कोड है ऑन इनपुट का। इनपुट टाइप हमने दे दी, इनपुट टाइप रेंज है। रेंज का बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये वाली रेंज स्लाइडर हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो जहाँ कहीं मुझे इस तरह का रेंज स्लाइडर बनाना है मैं रेंज स्लाइडर दे दूंगा। फिर इनपुट टाइप नंबर, यहाँ पे नंबर दे दिया और फिर आउटपुट टैग दे दिया। ठीक है, आउटपुट क्या करेगा कि इन दोनों की वैल्यूज उठाएगा और रन टाइम पे यहीं से कैलकुलेट करके वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा। इसके लिए लाजमी था कि हमने नेम एक्स रखा। नेम एक्स का मतलब ये कि ये आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट ये वाला आना चाहिए। नेम इसका एक्स है फॉर ए बी। ठीक है, फॉर ए बी क्या हुआ, आईडी ए एंड बी, इन दोनों के लिए ये इस्तेमाल होगा आउटपुट, और किसी के लिए नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू उठाएगा, इसकी वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा, लेकिन इसका जो जवाब आएगा, जो वैल्यू इटसेल्फ आएगी, वो हमारे पास रिटर्न हो रही है ऑन इनपुट एक्स। ये देखो, तो एक्स का मतलब ये हुआ कि इस एक्स में डॉट वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू क्या करूं मैं, पार्स INT ए डॉट वैल्यू, तो ए की जो वैल्यू उठाओ प्लस पार्स INT इंटीजर में पार्स करो बी डॉट वैल्यू, तो जो बी की वैल्यू है वो उठाओ और दोनों को पास करके आपने प्रोसेस करना है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स सिंपल सी कोडिंग लॉजिक समझो कि हमने एक इनपुट फील्ड यहाँ से उठाई, इसका नाम दिया ए, एक इनपुट फील्ड दी है, इसका नाम दिया बी।
तो ए डॉट वैल्यू ये वाले वैल्यू रिटर्न करेगा, बी डॉट वैल्यू ये वाली रिटर्न करेगा। तो ए डॉट वैल्यू प्लस बी डॉट वैल्यू जो जवाब आएगा वो मैंने यहाँ पे दिखाना है। तो ए डॉट वैल्यू प्लस बी डॉट वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है वो ऑन इनपुट जो है आपने शो ऑन यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक ये तरीका यूज़ किया जा रहा है समटाइम्स डायनामिकली डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कि मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरा यहीं पे फॉर्म का डेटा चेंज हो रहा है, वो वैल्यू प्रोसेस हो रही है, वो एक्शन के पास जा रही है, वो एक्शन उसको कैलकुलेट करके वहीं के वहीं रिटर्न कर रहा होता है। ओके, तो ये हमारे पास हुए फॉर्म एलिमेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं इनपुट टाइप्स। देर आर अदर इनपुट टाइप्स एज वेल जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं HTML के अंदर, तो वो हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई। तो इनपुट के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके थे, इनपुट टाइप हमने सिंपली टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया था। हाउएवर देर आर अदर इनपुट टाइप्स एज वेल, जिसमें हमारे पास बटन आ जाता है, चेक बॉक्स आ जाता है, कलर आ जाता है, डेट आ गई, डेट टाइम लोकल आ गया, ईमेल आ गया, फाइल आ गया, हिडन आ गया, इमेज आ गया, पासवर्ड, नंबर, रेडियो बटन, रेज, रीसेट, सबमिट। These are all different input types that you want to use. So for example, जहां मुझे टेक्स्ट फील्ड देनी है तो मैं इनपुट टाइप यूज किया टेक्स्ट, ठीक है। जहां मुझे पासवर्ड दिखाना है, क्योंकि पासवर्ड हमें हमेशा जब भी एंटर किया तो वो कैरेक्टर्स में आ जाना चाहिए स्टैरिक में अंदर, तो वहां पे अब मैं इनपुट टाइप जो होगी ना वो बेसिकली पासवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड आ गया, तो अब जो मेरे पास कंटेंट आएगा तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑटोमेटिकली हो गया। तो अब ब्राउजर को पता होगा ये पासवर्ड है, शो भी नहीं करना, दिखाना भी नहीं है, सेव भी नहीं करना। तो वेन एवर वी नीड टू यूज अ पासवर्ड वी सिंपली चेंज इनपुट टाइप टू पासवर्ड, सिंपल एज दैट। इसी तरीके से इनपुट टाइप सबमिट, तो सबमिट के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सबमिट बटन हमारे पास क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से एग्जांपल में हम कर चुके हैं इनपुट टाइप रीसेट, तो एक रीसेट का बटन आ जाता है। व्हाट दिस विल डू इज कि आपने वैल्यू रखी हुई है, रीसेट पे क्लिक किया तो आपको फॉर्म को रीसेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इट विल ऑटोमेटिकली रीसेट योर वैल्यूज, ये बाय डिफॉल्ट एक मौजूद है जो आपके टेक्स्ट फील्ड को सबमिट, फॉर्म के डेटा को सबमिट कर देगा, रीसेट उसकी वैल्यू 0 कर देगा। यू कैन यूज दैट एज वेल। इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो बटन आ जाएगा, ये भी हम प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं। सिंपली रेडियो बटन्स बनाने के लिए हम इनपुट टाइप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक बॉक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो जहां कहीं मुझे चेक बॉक्स चाहिए होगा मैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स कर दूंगा। इसी तरह से इनपुट टाइप बटन, एक बटन हमने पहले अलग यूज किया, वो एज एन फॉर्म एलिमेंट के तौर पे है, वो भी किया जाता है सर्टेन टाइम। इनपुट टाइप बटन इस तरह से किया, तो दोनों आप कर सकते हो, टेक्निकली इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑन क्लिक इसको आपको बताना पड़ेगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो उसके नतीजे में क्या चीज हो, लेकिन क्योंकि ये इनपुट है तो इसकी वैल्यू एज एन एट्रीब्यूट के तौर पर आएगी। वहां पे हमारे पास वो बटन था तो बटन क्लोज करके उसकी वैल्यू हमने अलग से बताई थी। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पास ये चीज शायद ओपन थी, बंद हो गई, ये रही था। तो ये बटन था तो बटन का अलग आया, टाइप बटन हुआ, ऑन क्लिक बनाया, और फिर ये एक टैग बंद हुआ, उसका टेक्स्ट आया, और फिर बटन का क्लोजिंग टैग आया। तो ये बटन का सिंटैक्स बना। अगर आप इनपुट टाइप यूज कर रहे हो एज अ बटन तो फिर आपने सिंपली एक ही टैग के अंदर एज एन एट्रीब्यूट्स के तौर पे ये चीजें देनी है। अब कलर आ गया, सो वेर एवर वी नीड टू यूज अ कलर पैलेट, तो ये बेसिकली हम इनपुट टाइप कलर यूज करते हैं। आईडी दे दी, नेम दे दिया कि आपने क्या चीज देनी है, सेलेक्ट योर फेवरेट कलर, तो कलर से हम जब भी क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका कलर पैलेट आ जाएगा। सिंपल एज दैट, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इनपुट टाइप कलर करेंगे तो कलर पिकर हमारे पास आ गया। वट एवर फंक्शन यू वांट आप अपने सिस्टम में देना चाह रहे हैं, ये बड़े जबरदस्त तरीके से आपके पास इनपुट टाइप कलर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो दूसरी जो वैल्यू आती है, सॉरी, इसी तरीके से इनपुट टाइप कलर के बाद इनपुट टाइप डेट आ गया। तो वेर एवर वी नीड इनपुट टाइप डेट तो हम यहाँ पे सिंपली डेट कर देते। तो मैं इसी कोड पर आके कलर की जगह पे दे देता हूँ इनपुट टाइप DATE डेट, ठीक है। इसको रन किया तो अब मेरे पास ये डेट का सिंटैक्स और कैलेंडर पूरा का पूरा आ गया। तो जहां कहीं मुझे कलर चूज करवाना है मैं कलर दे दूंगा, जहां कहीं मुझे डेट देनी है तो उसके लिए कोई टिपिकल लॉन्ग फॉर्म की कोडिंग नहीं है। हजरत अंग्रेज ने हमें लिए करके ऑलरेडी रख दिया है भाई, हमें क्या करना है, सिंपली इनपुट टाइप यूज करना है डेट, तो ये पूरा कैलेंडर बन के मेरे पास आ गया। बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। सिंपल सा एक लफ्ज लिखा डेट, तो डेट का कैलेंडर हमारे पास आ गया। देन यू कैन यूज वेरियस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसका सिंटैक्स वगैरह, उसके पैरामीटर्स, डेट मिनिमम मैक्सिमम आप ईयर्स वगैरह सेट कर सकते हैं पैरामीटर के तौर पे क्या होने चाहिए, ठीक है। लोकल डेट क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस, इनपुट टाइप ईमेल, तो दिस इज स्पेसिफिकली यूज कि जहां आपको ईमेल एड्रेसेस यूज करनी है तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फील्ड आपका ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट करेगा, वैलिडेट करेगा कि अगर ईमेल एड्रेस नहीं कर रहे तो वहीं पे ब्लिंक आ जाएगा कि जैसे हमने नो वैलिडेट किया था, अगर वैलिडेट बाय डिफॉल्ट होता है तो ये इनपुट टाइप आप हमेशा इसमें सिर्फ ईमेल एड्रेस आप एंटर कर सकते हो, दूसरी कोई फॉर्मेट में टेक्स्ट नहीं आएगा। इनपुट टाइप फाइल, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो बेसिकली अब आपकी फाइल वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां पे आपको चूज का ऑप्शन आ जाएगा। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो चूज फाइल का ऑप्शन मेरे पास ऑटोमेटिकली शो कर देगा, ठीक है। ये तो अब इस टाइम ब्राउजर के फीचर के हिसाब से इस तरह दे रहा है, वरना आप बेसिकली डिपेंडिंग ऑन योर ब्राउजर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपअप्स आ सकते हैं, जैसे ये वाली चीज मेरे पास आ गई, ठीक है।
सो इनपुट टाइप फाइल, तो वेन एवर वी वॉन्ट टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट इन योर सिस्टम, आप पोर्टल बना रहे हैं, यूजर अपनी ईमेल अपलोड कर रहा है, अपनी पिक्चर अपलोड कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा है, मुझे वहाँ पे सिंपली इनपुट टाइप फाइल देनी है, माई फाइल टाइप आ जाएगी हमारे पास, इसकी नेम एंड आईडी दे दी तो आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है। इनपुट टाइप हिडन, नाउ ये एक बड़ा कमाल का चीज़ है। हिडन का बेसिकली मतलब ये होता है कि इनपुट टाइप हिडन, कस्टम आईडी दे दी और इसकी वैल्यू दे दी। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक ऐसा इनपुट टाइप है जो यूजर को नजर नहीं आता, ठीक है। ये यूजर को नजर नहीं आएगा लेकिन सिस्टम में मौजूद होता है। जब आप सबमिट करोगे तो इसमें से वैल्यू जरूर जाती है, इसको हम हिडन के तौर पे यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज है जो मैं रखना चाहता हूं सिस्टम में लेकिन यूजर को नहीं दिखाना चाह रहा, तो उसके नतीजे में मैं फिर यहाँ पे हिडन यूज कर रहा हूं। तो अभी मुझे सिर्फ एक इनपुट नजर आ रहा है और दूसरा जो मेरे पास है वो इनपुट टाइप नजर नहीं आ रहा। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इनपुट टाइप हिडन रखा, और हिडन का मतलब ये कि टेक्स्ट फील्ड है लेकिन विजिबल नहीं है, यूजर को पता भी नहीं होगा। जब इसको मैं सबमिट करूंगा तो इसकी जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई होगी वो ऑटोमेटिकली इस डेटा के साथ दोनों साथ में जाएगी। अब ये वैल्यू मैं स्टैटिक रख सकता हूँ या सिस्टम से रीड करा के या डेटा से रीड करा के यूजर आईडी के तौर पे उसका पासवर्ड या उसकी कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन है जो मैं पब्लिक नहीं रखना चाह रहा, तो मैं हिडन को इस्तेमाल करते हुए यूज कर रहा होता हूँ। इसी तरीके से मेरे भाई अगला एक और एट्रीब्यूट आ जाता है मंथ का, या जिसके तहत आप मंथ्स आईडी बर्थ वगैरह इसको यूज करते हैं कैलेंडर के तौर पे, ठीक है। वेन एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर सेंटेक्स कि आपने किस मंथ को सेलेक्ट करना है, दिस मंथ अलग मंथ, तो वो पर्टिकुलर मंथ आ जाएगा। कैलेंडर में तो पूरी डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से एक स्पेसिफिक है मंथ आ जाएगा। इनपुट टाइप नंबर अगर आप कर दोगे तो ये सिर्फ नंबर उठाएगा, इसमें अब आपका टेक्स्ट नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं आएंगे। तो ये एक और हमारे पास इनपुट आ गया जहाँ पे फ़ोन नंबर मुझे लेना है, रोल नंबर लेना है या जिप कोड लेना है, ठीक है। तो आई वांट टू इंश्योर कि वो सिर्फ नंबर एंटर हो, ठीक है। तो वो नंबर में हम सिंपली इनपुट टाइप नंबर कर देते हैं। इसी तरह से देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस जो कि हम इन इनपुट के ऊपर लगा सकते हैं, सब के ऊपर आ सकती हैं, इसीलिए इनको ऑलरेडी दिया हुआ है। चेक्ड मीन्स कि अगर चेक बॉक्स है या रेडियो बटन है तो वो कौन सी चीज़ बाय डिफॉल्ट चेक्ड होनी चाहिए। तो अगर 4 फील्ड्स हैं 5 हैं तो डिफॉल्ट में कोई एक हमेशा सेलेक्टेड होनी चाहिए, हमने वो कर दिया। डिसेबल कर दिएंगे तो वो टेम्परली आपकी टेक्स्ट फील्ड डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। ये हम कोड से करते हैं कि जब तक आप नेम दो, फादर नेम दो, अगर आपकी एज 18 से अबव है तो ये ऑप्शन नजर आना चाहिए, अगर 18 से बिलो है तो ये ऑप्शन आपको नजर ना आए लेकिन वहाँ पे मौजूद रहो तो हम उसको डिसेबल कर सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ हम दे सकते हैं, मिनिमम लेंथ दे सकते हैं। पैटर्न आ गया, रीड ओनली आ गया, रिक्वायर्ड आ गया। रीड ओनली मीन्स टेक्स्ट फील्ड है, सिर्फ रीड कर सकता है यूजर, उसको एडिट नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड आ गया कि ये कंपलसरी है, इसको जब तक एंटर नहीं करेगा तो उस पर रेड कलर का मार्क्स आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो यू कैन एंटर ऑल दीज वैल्यूज एज वेल। उसके बाद आ जाते हैं फाइनली इनपुट के ऊपर, ठीक है। वेरी क्विकली इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि व्हाट बेसिकली HTML इनपुट वैल्यूज आर। अगेन इसकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। वैल्यूज का मतलब ये होता है कि हम जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन अदर वर्ड्स जो इनपुट के अंदर हम एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, तो उसमें हमारे पास वैल्यू एक एट्रीब्यूट आ गया। वैल्यू हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर ये टेक्स्ट फील्ड है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जॉन आ जाएगी, ठीक है। अगर दूसरा इनपुट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास डो है तो डो आ जाएगी। रीड ओनली, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में बात की थी, तो रीड ओनली बेसिकली मींस कि ये टेक्स्ट फील्ड सिर्फ रीड हो पाएगा लेकिन यूजर उसको एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये टेक्स्ट फील्ड हमारे पास मौजूद है लेकिन इस पर क्लिक नहीं हो रहा, यूजर एंटर नहीं कर सकता, इस पर मैं एडिट कर सकता हूँ, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ रीड ओनली हमारे पास कंटेंट आ गया। इसी तरीके से डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड बेसिकली क्या कर देगा कि आपके कंटेंट को डिसेबल कर देगा। तो मैं अगर यहाँ पे रीड ओनली किया हुआ है, इसी के आगे फिर मैं आके इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है, और रन कर दिया, तो अब बेसिकली आपका जो टेक्स्ट फील्ड होगी वो डिसेबल्ड होगी। अगर हम रीड ओनली हटा दें, आई थिंक डिसेबल, अच्छा ये आ नहीं रहा, एक मिनट, डिसेबल्ड है, सॉरी डिसेबल्ड ही लगाना भूल गया, चले अब ये डिसेबल्ड हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसेबल्ड फॉर्म आ गया, ये एडिटेबल फॉर्म हमारे पास आ गया। तो नाउ इट इज देयर बट आई कैन नॉट एडिट इट। सो फॉर एवर पर्पस हम अक्सर कुछ टेक्स्ट फील्ड्स को डिसेबल करके रखना चाहते हैं। साइज का पैरामीटर आ गया कि इसमें कितनी साइज होनी चाहिए, अगेन ये भी हमने सिलेक्टेड में पढ़ा हुआ था कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसकी साइज के हिसाब से हम देना चाह रहे हैं। मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम एंड मिनिमम एट्रीब्यूट्स, कि उसमें मिनिमम एट्रीब्यूट इनपुट में अंदर है, अगर आप डेट दे रहे हैं तो मिनिमम डेट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम डेट आप कितनी होनी चाहिए, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो ताकि आपका कंट्रोल हो कि भाई आप किस एज के बच्चे इसमें अप्लाई करें, उससे अगर कम किसी की एज है तो ना करें, या वट एवर द फील्ड बेसिकली यू वांट टू गो। इस वक्त सब इसमें आ रहा है, यहाँ पे चले गए तो सिर्फ मिनिमम 22 आ रहा है, इससे और दूसरी एज में ईयर में डिसेबल्ड नहीं जा सकता, ठीक है, और एजेस नहीं जा सकती। तो उसको फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एज को हम मिनिमम लगा देते हैं कि मिनिमम 2000 से प्लस को हो, इसमें मिनिमम मैक्सिमम 1979 से है। तो दिस विल बेसिकली मीन्स कि आप मिनिमम मैक्सिमम लगा के जो है अपनी ईयर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर फाइल है फॉर एग्जांपल तो आप उसको मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल फाइल सिलेक्शन देना चाह रहे हैं तो हम एट्रीब्यूट लगा देंगे सिंपली मल्टीपल का. पैटर्न आप लगा सकते हैं कि किस पैटर्न में होना चाहिए. प्लेस होल्डर हमने लगा दिया, ये यूजुअली हम काम में आता है कि समटाइम्स हम डिफॉल्ट एक प्लेस होल्डर लगाना चाह रहे हैं कि जब टेक्स्ट फील्ड आएगी तो उस पर डमी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, लेकिन जैसे यूजर टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करे तो वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो जाए. फॉर एग्जांपल एंटर योर फोन नंबर, तो ये मेरे पास फोन नंबर का एक प्लेस होल्डर आ गया, आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, लेकिन जो ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ ऑलरेडी हिडन. ठीक है, वो गायब हो गया और वो फिर आप उस पर जो है बेसिकली अपना कोई भी टेक्स्ट फील्ड नंबर वगैरह जो है वो एंटर कर सकते हैं. ओके तो ये आपका फोन नंबर का एक फॉर्मेट के तौर पे हम यहाँ पे बता देते हैं कि इनपुट टाइप फोन नंबर फोन है और प्लेस होल्डर उसका इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए. पैटर्न जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि भाई उसमें 0 से 9 होना चाहिए, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर आप उसमें एंटर ना कर सको वगैरह वगैरह. रिक्वायर्ड फील्ड है कि ये टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें हम ना दे सकें. स्टेप्स आ गया कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स, फॉर एग्जांपल नंबर फॉर्म में रहे तो पॉइंट्स के हिसाब से कितने उसमें जो है स्टेप्स में मूव करे. तो स्टेप इस 3 लीगल नंबर कुड भी -306, ये वैल्यूज जो हैं वो उसमें एंटर होनी चाहिए वगैरह वगैरह. ऑटो फोकस ये समटाइम्स कॉम का होता है, टैब का, ताकि यूजर एंटर करे क्लिक करे नेक्स्ट पे टैब 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 आपका ऑटोमेटिकली प्रेस करता रहे. तो हम ऑटो फोकस उस पर जरूर लगा देते हैं ताकि आपका टेक्स्ट फील्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो फोकस पहला वाले पे हो और फिर जो एंटर करके टैब करे तो नेक्स्ट पे ऑटो फोकस इस पे आ जाए, नेक्स्ट टैब करते हैं यहाँ तो नेक्स्ट पे आपके एलिमेंट्स जो हैं वो ऑटो फोकस में हमारे पास मूव करते चले जाएं. ठीक है, तो होपफुली इसी तरह से विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स आ गई. सो दीज आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन डू. ऑटो कंप्लीट फीचर भी हमने था, ये सारे फीचर्स थे जो हमने भी किए में, ये हम HTML फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं. गो थ्रू दिस एज वेल, नो कि हम ये सारी एडिटिंग एंड चेंजेस कर सकते हैं. होपफुली ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं, सारे एक साथ हम इस्तेमाल नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन यूजेबिलिटी, ज़रूरत के हिसाब से हम उनका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक HTML फॉर्म्स के बारे में तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ हमने कवर की हुई हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी. मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा नीचे कि भाई आपको कैसा लगा, समझ में आई नहीं बात, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, कौन सी चीज़ थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो गई तो मैं उसका थोड़ा और तफसीलन 2-3 और एग्जाम्पल्स और करें. W3 स्कूल्स में यूज़ कर रहा हूँ, अगेन वेबसाइट इस पर ये सारे नोट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आप एग्जाम्पल्स को खुद भी कर सकते हैं. यूज़ करने का मतलब ये कि फिर हमें नोट्स स्टूडेंट्स को ऑनलाइन देना ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, तो यहाँ से एक आपके पास ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में डेटा मौजूद है, मैंने अपनी तरफ पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया. सो होपफुली दिस बिकम्स मोर क्लियर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा, और जाते जाते थैंक यू, फी अमानुल्लाह, सी यू अराउंड नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़.